हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करूंगा आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गोपाल स्टडी पॉइंट में। और स्टूडेंट्स, आज हम सोल्व करने वाले हैं 10th क्लास के बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्र 2022 में जो आया था, जो कि हमारा सेट नंबर 1 रहेगा। ये मैथमेटिक्स का सेट है, सेट नंबर 1 822 AV इसका कोड रहेगा। तो यहाँ ये प्रीवियस ईयर्स की परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चंस थे। तो बेहतर तैयारी के लिए आप सभी इस वीडियो का लिंक अपने सभी दोस्तों में शेयर कर देंगे। जो भी स्टूडेंट्स बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के पास में इस वीडियो का लिंक शेयर कर देंगे और सभी लोगों को इस प्लेटफॉर्म से जोड़ पाएंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, सो दैट नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलते रहे। तो चलिए स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम शुरू करते हैं आज के इस पेपर को। और इस पेपर को मैं हल कराने जा रहा हूं। इसके कुछ क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में कवर करूंगा और बाकी कुछ क्वेश्चंस दूसरे वीडियो में कवर करूंगा, सो दैट वीडियो काफ़ी लंबा ना हो। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ये हमारा अनसोल्ड पेपर है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करते हैं। तो 1 क्वेश्चन दिया है कि प्रत्येक खंड के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक सही है। तो सही विकल्प छांटकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। तो यहाँ देखिए, आपको सभी को मालूम है कि अभाज्य संख्या क्या होती है, कि जो संख्या स्वयं से और एक से कट जाती है वो अभाज्य संख्या होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अभाज्य संख्या इसमें 0, 1 और 8 इनमें से नहीं है, ओनली हमारा 2 इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप जैसा कि आप परीक्षा में लिखते हैं उसी तरह से मैं आपको पैटर्न बता रहा हूँ कि सबसे पहले यहाँ पर आप लिखेंगे जो हमारा सबसे पहले जो खंड होगा वो खंड लिखेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, और यहाँ लिखेंगे आंसर आपका जो भी कै ख ग है वो यहाँ पर लिखेंगे, का ख ग है इधर लिखेंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3rd, यानी कि 2 इसका आंसर हो जाएगा। अभी हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है, इसका नेक्स्ट पार्ट में पूछा गया है, देख लीजिए यहाँ पर कि समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0 का विविध कर होगा। देखिए, इस इक्वेशन का हमें विविध कर निकालना है। इसको मैं इधर रख देता हूँ। तो यहाँ देखिए, इसका विविध कर कैसे निकालेंगे। तो 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू हमारा क्या है, 0। इसका हमें क्या निकालना है, विविध कर निकालना है। तो देखिए, विविध कर निकालने का जो तरीका होता है वो क्या होता है कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि विविध कर क्या होता है। विविध कर होता है हमारा b² माइनस 4ac, इसका वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर इसकी फॉर्म थोड़ी सी चेंज कर देते हैं इक्वेशन की। यहाँ पर 3 इसका एलसीएम लेते हैं, तो जैसे 3 एलसीएम लेंगे, ये हमारा हो गया विविध कर, इसको लिखते हैं विविध कर, ठीक है। तो इसका 3 एलसीएम लेंगे तो यहाँ आ जाएगा पूरा 9x² माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो जैसे करते हैं हमारा आएगा 9x² माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। अभी देखिए, इसकी इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन से हम तुलना करते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करेंगे। तो जैसे इससे तुलना करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारा a की जो वैल्यू है वो आएगी 9, b की वैल्यू आएगी -6 और c की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी 1। अभी a b c की मान हम विविध कर में रख देते हैं b² माइनस 4ac में। तो देखिए, b² मतलब -6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 9 इंटू c का मान 1। तो देखिए क्या निकल के आता है, यहाँ देखिए आप, यहाँ 36 आ जाएगा, माइनस ये भी 36 आ जाएगा, 36 से 36 कट जाएगा, तो हमारा क्या आएगा, आंसर 0। तो इसका मतलब यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही हो जाता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर 4, और आंसर आ जाएगा इसका 0 यानी कि 0। व्युत्क्रम का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि साइन a इजकल टू 3/5 हो तो कोस a का मान बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ, थोड़ा सा स्पेस यूज़ कर लेते हैं, लेकिन आपको पेपर में अलग स्पेस यानी कि अलग पेज पर ही करना है। यहाँ पर मैं पेज का यूज़ करते हुए आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो आपको नेक्स्ट पेज पर ही अलग अलग पेज पर अच्छे तरह से आपको क्वेश्चन को हल करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे आंसर 1 का गा पार्ट जो है,
तो यहाँ पर देखिए साइन ए का मान हमें दिया है 3/5 और हमारे से पूछा गया है कि कोस ए का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, क्योंकि हमें पता है समकोण त्रिभुज में यदि हम इस तरह से सपोज ए बी सी इस तरह से लिखते हैं तो ये ए एंगल का मान यदि यहाँ पर दिया है तो यहाँ पर साइन ए की वैल्यू दिया है 3/5। तो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, यानी कि 3 आपका लंब हो जाएगा और कर्ण यानी कि 5 हो जाएगा। तो पाइथागोरस यदि हम लगाते हैं तो यहाँ से हम इसका सी ए की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो सी ए बराबर क्या होगा, अंडर रूट क्या होगा 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यानी कि आपका यहाँ पर क्या आएगा वैल्यू निकल करके 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर यानी कि 25 माइनस 9, ये आ गया आपका 16 यानी कि आपका आ जाएगा 4। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 4। अभी हमें निकालना है कोस ए का मान। तो कोस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी कि आधार का मान 4 और कर्ण का मान 5 एंड दिस इज योर आंसर। तो इस तरह से आंसर आएगा 4/5। तो 4/5 यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर 2 होगा, 4/5 इसका हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं। आप जल्दी से जल्दी आप भी अपने आप से क्वेश्चन लगाते रहिए, क्योंकि यदि आप भी अपने आप से क्वेश्चन लगाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आप परीक्षा में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर फटाफट क्वेश्चन देख लेते हैं सो दैट टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर इसका जो घ पार्ट है, यहाँ पर देखिए क्या है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल, यहाँ पर क्या दिया है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया है 4:5। तो हमें उनकी त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया हो और तो हमारी प्रमेय के अनुसार क्या होता है कि जो दो समरूप त्रिभुज होते हैं उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है वो उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो मान लिया देखो इस तरह से, मान लिया कोई त्रिभुज है ए बी सी, यहाँ पर कोई दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर। तो देखिए ए बी का जो अनुपात होगा वो पी क्यू के अनुपात के यानी कि वर्ग के अनुपात के बराबर होगा, यानी कि मैं लिख सकता हूँ ए बी का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए हमें ए बी और पी क्यू का अनुपात निकालना है, यानी कि संगत भुजा का अनुपात निकालना है। तो यहाँ पर मान क्या दिया हमें, यहाँ पर अनुपात दिया 4/9 इज इक्वल टू क्या होगा ए बी का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर। तो ए बी बाई पी क्यू क्या होगा हमारा अंडर रूट 4/9 और 4 का रूट क्या होता है 2 और 9 का क्या होता है 3, तो यानी कि 2/3। या अनुपात में यदि हमें लिखना है तो 2:3। तो इस तरह से हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसी का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। देखिए ये पार्ट क्या दिया है कि 3, 4, 6 x का समांतर माध्य 5 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए समांतर माध्य क्या होता है। समांतर माध्य होता है कि कुल पदों का योगफल, कुल पदों का योगफल मतलब 3 + 5 4 + 6 + x का योगफल बटे पदों की संख्या कितनी है 1 2 3 4, कितना है 4 नीचे लिख दीजिए। समांतर माध्य का मान दिया है कितना 5, तो 5 = इनको जोड़ लो 3 + 4 7, 7 + 6 कितना होगा 13, 13 + x अपॉन 4 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो यहाँ आएगा आपका 13 + x = 20। तो यहाँ से x = क्या आएगा 20 उधर जाएगा तो 20 - 13, तो ये हो जाएगा आपका 7। तो x की वैल्यू क्या निकल के आई 7 एंड 7 कौन सा ऑप्शन है हमारा थर्ड ऑप्शन में करेक्ट है, यानी कि थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसी का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए दो बिंदु दिए हैं जिनके बीच की दूरी पूछी गई है, बहुत आसान है। दो बिंदु मान लिया P और Q है, एक के निर्देशांक 2 3 है, एक के निर्देशांक 4 1 है, तो इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो सीधा बीच की दूरी का सूत्र लगा दीजिए। हम जानते हैं PQ = क्या होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसको x1 मान लेंगे, इसको y1 मान लेंगे, इसको x2 मान लेंगे, इसको y2 मान लेंगे, वैल्यू पुटअप कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ देखिए 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी कि 1 - 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखिए क्या बचेगा, ये 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और यहाँ पर कितना होगा
यहाँ पर बचेगा -2 का कितना हो जाएगा 4 यानी कि 8 आ जाएगा। या 8 को हम लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं 4 × 2 यानी कि 4 का √2 आ जाएगा, 2√2 इसका हो जाएगा आंसर। 2√2 देखिए कौन सा है ऑप्शन, हमारा थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से इसका थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो जाता है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तब तक आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं सभी अपने दोस्तों में, जो भी दोस्त आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी में लगे हैं, 10th क्लास में हैं, अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं, तो सभी के पास में लिंक को फटाफट शेयर कर दीजिए, सो दैट नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत ही जल्दी से जल्दी मिल जाएगी। और इसी तरह से अब हम सभी क्वेश्चन पेपर को कराएंगे, लेकिन आपका यदि रेस्पॉन्स पॉजिटिव रहता है तब आपके पास में वीडियो फटाफट आएगी। तो आप जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो अभी दूसरे का क्या पार्ट देखेंगे। यहाँ पर देखें कि यदि द्विघात समीकरण x² - 2kx - 6 = 0 का एक मूल 3 है तो k का मान ज्ञात करना है, एक नंबर में पूछा गया है। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले हमारी इक्वेशन क्या है, x² - 2kx - 6 = 0। और यहाँ पर एक मूल दिया है कितना 3, तो हमें दूसरा मूल ज्ञात करना, मतलब हमें k का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यदि ये किसी द्विघात समीकरण का कोई एक मूल है तो इसका मतलब ये मूल इस द्विघात समीकरण को सेटिस्फाई करेगा, संतुष्ट करेगा। तो इसके लिए यहाँ पर x की वैल्यू 3 रख देते हैं इस इक्वेशन में। तो क्या लिखेंगे, x = 3 रखने पर, तो जैसे x = 3 रखेंगे तो 3 का होल स्क्वायर -2k × 3 -6 = 0। तो ये आ जाएगा आपका 9 - 6k और -6 = 0। अब 9 में से 6 जाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। तो 3 - 6k = 0। और यहाँ से आप देखेंगे 6k = क्या हो जाएगा आपका 3, या k = 3/6, या 3 से इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2। तो k का मान क्या आएगा 1/2। ये आपका हो जाएगा आंसर। यही हमें k का मान निकालना था। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी कर लिया है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसी का जो नेक्स्ट पार्ट है, दूसरे का खा पार्ट है, तो इसकी तरफ बढ़ते हैं। तो ये देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, 2tan 30 अपॉन यहाँ पर दिया 1 + tan² 30 डिग्री। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एकदम बहुत आसान पूछा गया है। सीधे सीधे आपको tan 30 की वैल्यू पुटअप कर देनी है। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 × tan 30 का मान क्या होता है 1/√3 होता है, और अपॉन यहाँ पर 1 + tan 30 का मान अगेन 1/√3, तो इसका हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर। तो जैसे स्क्वायर होता है, देखिए इसको मैं इस तरह से लिख लेता हूँ। तो ये आपका आ जाएगा 2/√3 अपॉन यहाँ पर आएगा 1 + 1/√3 को 3 हो जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर होगा तो अंडर रूट हट जाएगा। तो यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे तो 3 + 1 यानी कि 4/3 हो जाएगा। तो 2/√3 अपॉन 4/3, अंदर अंदर वाला गुणा, बाहर बाहर वाला गुणा कर देते हैं, यानी कि 2 × 3 अपॉन √3 × 4 आ जाएगा। तो यहाँ से 2 से इसको काटेंगे और √3 से इसको काटेंगे तो √3 आएगा। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी √3/2। क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर देखिए √3/2। तो ये इसका हो जाएगा आंसर। दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन इसका रहेगा गा पार्ट। तो यहाँ पर देखिए क्या है, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन इससे पहले भी मैंने कराया है, वही सेम पूछा गया है कि क्षेत्रफल का अनुपात दिया है तो संगत भुजाओं का अनुपात बताइए। तो देखिए A1/A2 बराबर क्या होगा, सपोज ABC को एक त्रिभुज है तो उसकी AB की भुजा का वर्ग बराबर क्या होगा PQR, इसको सपोज दूसरा है PQR, तो PQR है तो उसकी संगत भुजा का स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए इसकी वैल्यू क्या दी है, इसकी वैल्यू दी है 169/225 = AB का स्क्वायर अपॉन PQ का स्क्वायर। तो यदि मैं यहाँ से AB/PQ का मान निकालूं तो किसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा अंडर रूट 169/225। तो इस तरह से हमने वैल्यू निकाल लिया है। तो देखिए 169 का क्या होगा, ये होता है 13 का अंडर रूट, इसका अंडर रूट होता है 13, और 13 का मतलब 13 इसका अंडर रूट होता है, और 225 का अंडर रूट होता है 15। तो इसका रेशो निकालना है, तो रेशो क्या आएगा हमारा 13:15। तो 13:15 संगत भुजाओं का अनुपात आता है। तो दो समरूप त्रिभुजों में हमें पता है कि क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। जल्दी से फटाफट आप सभी वीडियो को शेयर करते रहिए, सो दैट वीडियो
सभी के पास में पहुंच पाए। जो भी स्टूडेंट्स 10th क्लास की तैयारी में लगे हैं, बोर्ड परीक्षा की तैयारी में लगे पाए, सभी को इसका लाभ मिलना चाहिए। अभी क्वेश्चन नंबर हम इसका जो लास्ट पार्ट है दूसरे क्वेश्चन का, ये पार्ट देख लेते हैं। लास्ट पार्ट, 12 व्यक्तियों का भारों का समांतर माध्य दिया है। देखो कितने व्यक्ति हैं, 12। तो सपोज मैं मान लेता हूँ x1 पहला व्यक्ति, x2 दूसरा व्यक्ति, इस तरह से इन सभी का मैं मान लेता हूँ x12 ये व्यक्ति हैं। सभी को मैंने इनका भार को जोड़ लिया है। तो भारों का योगफल ज्ञात करना है, यानी कि यही हमें योगफल ज्ञात करना है। जबकि हमें क्या दिया है, समांतर माध्य का मान दिया है। समांतर माध्य बराबर दिया है 45.5 kg। तो हमें क्या ज्ञात करना है, इनके भारों का योगफल ज्ञात करना। तो देखिए समांतर माध्य बराबर क्या होता है, समांतर माध्य बराबर होता है कुल पदों का योग। यानी कि यदि मैं x1 में x2 जोड़ दूं, इस तरह से मैं x12 तक जोड़ूं, और बटे कुल पदों की संख्या कितनी है भाई, 12 है। तो अब इसकी वैल्यू रख दीजिए। देखो 45.5 इजकल टू यहाँ पर आएगा x1 प्लस x2 प्लस अप टू x12 तक, और नीचे आएगा आपका 12। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो x1 प्लस x2 यानी कि इनका योगफल का मान ही निकालना है हमें। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, सीधा 12 की गुणा कर दो, वही आपका हो जाएगा आंसर। तो देखिए जैसे हम इसको 12 की गुणा करेंगे तो 12 पंजे 60 की 0 6, 12 पंजे 60 और 6 66, हासिल के 6। तो 12 चौक 48 और 6 कितना हो गया आपका 54, और यहाँ पर आ जाएगा आपका पॉइंट यहाँ पर। तो कितना आएगा 546 kg इसका हो जाएगा आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है एकदम। आप सभी क्वेश्चनों को लगाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और आप अपनी तैयारी को भी बेहतर कर सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड क्वेश्चन है, और थर्ड क्वेश्चन का हम फर्स्ट पार्ट को देखेंगे कि थर्ड क्वेश्चन का जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो कौन सा है। तो अभी देखिए थर्ड क्वेश्चन का जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसको करते हैं। और इसको करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर एक चीज़ आपको देखेंगे कि सबसे पहले आपको मैसे और लैसे का आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि मैसे क्या होता है, महत्तम समावर्तक क्या होता है, लघुत्तम समावर्तक क्या होता है। तो यहाँ पर मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि काफ़ी वीडियो लंबा हो जाता है, क्योंकि मैं कंसिडर करके चल रहा हूँ कि आपको लैसे मैसे आता है। तो यहाँ पर क्या है, देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है इसमें दिया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का मैसे और लैसे ज्ञात करना है। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि के लिए हमें इसको क्या करने पड़ेंगे, इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। जैसा कि हमारा क्या है 96 है, तो फैक्टर कैसे करते हैं हम, इसको देखो 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है हमारा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 48। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 24। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 12। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपका 6 आएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3, और 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1। तो देखिए इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, 96 को अभाज्य गुणनखंडों में इसको लिख सकता हूँ मैं कि 2 की पावर कितनी होगी, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 और 3 की पावर 1, इस तरह से लिखेंगे। इसी तरह से हमें यहाँ पर किसके टुकड़े करने हैं, यहाँ पर फैक्टर करने हैं 404 के। अब जैसे हम 404 के फैक्टर करेंगे तो 2 से काट लो, तो 2 से काटेंगे तो क्या आएगा 202, फिर 2 से काटो तो क्या आएगा 101। अब 101 के टुकड़े न करके सीधा 101 से भाग कर दो तो 1 आएगा। तो यानी कि 404 के टुकड़े लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 और यहाँ 101 की पावर 1, इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखो मुझे यदि निकालना है HCF, तो HCF क्या होता है कि HCF इसमें जो सबसे लोअर कॉमन लोअर जो घात होती है वो हमें HCF में लेते हैं। जैसे कि 2 की पावर 2 और 2 की पावर 5, तो छोटे वाली घात लेंगे तो 2 की पावर 2, यानी कि आपका कॉमन घात भी होना चाहिए और लोअर घात भी होना चाहिए। तो ये आपका हो जाएगा 4 इसका HCF। यदि वही मैं बात करता हूँ LCM की, तो LCM देखो, LCM के लिए हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं कि LCM बराबर क्या होता है। देखो यदि 2 संख्याएं दी हैं तो यानी कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या और बाई HCF बटे दूसरी संख्या बटे HCF, इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो या फिर सीधा इधर से जो हायर पावर है वो लेंगे और 3 लेंगे और 101 इन सभी की गुणा कर देंगे, उससे भी आप निकाल सकते हैं। तो आप जैसे भी चाहें आप निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, पहली संख्या क्या है 96, दूसरी संख्या है 404, और अपॉन क्या कर दें HCF हमारा 4, 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 चौके 16। अब जैसे 24 और 404 की मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका
जो आंसर आएगा वो आएगा आपका, यहाँ पर आप देखेंगे वो आंसर आ जाएगा आपका 9696। ये आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि आप कैलकुलेशन खुद भी कर सकते हैं, क्योंकि नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है यदि मैं कैलकुलेशन भी आपको करके दिखाता हूँ। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर देखेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट है कि के किस मान के लिए रैखिक समीकरणों यानी कि के एक्स प्लस 3y माइनस के माइनस 3 इजगल टू 0 एवं 12x प्लस के वाई माइनस के इजगल टू 0 के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि अनेक हल होंगे। तो इसके लिए हमारी कंडीशन होती है कि यदि कोई दो रेखा युग्म समीकरण दिए हों तो उनके अनेक हल होने के लिए हमारी कंडीशन होती है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर रहेगा 3 का ख्या पार्ट। तो यहाँ पर देखो क्या होती है कि a1/a2 इजगल टू b1/b2 इजगल टू c1/c2 होना चाहिए। यानी कि रेखा युग्म कैसा होना चाहिए, रेखा युग्म होना चाहिए समपाती। कैसा होना चाहिए, समपाती होना चाहिए। यानी कि एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर आनी चाहिए। यदि एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर आ रही है तो उसके बहुत सारे क्या होंगे, अनेक हल होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पहली रेखा को लिख लेते हैं, पहले रेखा युग्म को। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा के एक्स प्लस 3y और माइनस के माइनस 3 इजकल टू 0, ये पहला रेखा युग्म दिया है। और यहाँ पर दूसरा रेखा युग्म लिख लेते हैं साथ के साथ में। तो ये रेखा युग्म है हमारा 12x प्लस के वाई और माइनस के इजकल टू 0। तो पहले रेखा युग्म से हम a1 का मान निकालते हैं तो k आएगा, b1 का मान निकालते हैं तो 3 आएगा, c1 का मान निकालते हैं तो माइनस के माइनस 3 आएगा। इसी तरह से यहाँ से a2 का मान 12, b2 का मान k आएगा और c2 का मान यहाँ से माइनस का हमारा k आएगा। तो इस तरह से हमने a1 a2 ये वैल्यू हमारी सीधा हमारा जो कंडीशन है इस कंडीशन में हम पुटअप कर देते हैं। तो इसके बाद हम k की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ देखें, तो सबसे पहले a1/a2 करेंगे तो k अपॉन 12 इजगल टू b1/b2 करेंगे तो 3/b2 का मान हमारा क्या आएगा, k। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि बाकी c1/c2 भी लिख सकते हैं, माइनस के माइनस 3 अपॉन माइनस के। तो केवल हम पहले दो ले लेते हैं, इन्हीं से हमारा काम चल जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका के स्क्वायर इजगल टू 36, या के इजगल टू यहाँ से आएगा आपका 36, यानी कि 36 का अंडर रूट क्या होगा आपका 6 आएगा। यानी कि प्लस माइनस 6 आता है, लेकिन हम प्लस कंसिडर करते हैं। तो के की वैल्यू हमारी क्या आएगी, यहाँ से 6 आएगी, प्लस माइनस 6 आएगी। तो के इजगल टू हमारा प्लस माइनस 6 हम इसको आंसर हो जाएगा। या कहीं पर यदि हमारा प्लस भी दिया होगा तो प्लस में ही हम इसका आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका थर्ड का नेक्स्ट पार्ट, और थर्ड का देखिए नेक्स्ट पार्ट क्या है कि त्रिभुज ए बी सी एक द्विबाहु त्रिभुज है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिसका कोण सी क्या है, समकोण है। तो सिद्ध कीजिए कि ए बी का स्क्वायर इजकल टू 2ac का स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को करना बहुत आसान है। देखिए सबसे पहले हमारा यहाँ पर हमें एक समकोण त्रिभुज दिया है, क्योंकि यहाँ पर हमें एक समकोण त्रिभुज दिया है ए बी सी, यानी कि सी इसको लिखेंगे, यानी कि इसको ए बी सी इस तरह से, क्योंकि सी हमें 90 डिग्री दिया है क्वेश्चन में। ये आप यहाँ भी देख सकते हैं, क्योंकि सी का मान हमें क्या दिया है, यहाँ पर 90 डिग्री दिया है। तो सिद्ध करना है तो सबसे पहले हमें लिखेंगे कि दिया है। अब दिया हमें क्या है कि ए बी सी क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब समद्विबाहु में क्या होता है कि ये तो कर्ण होता है 90 डिग्री के सामने का कोण, लेकिन ये दोनों भुजाएं हमें दिया है बराबर। यानी कि हमें दिया है कि ए सी का मान बराबर किसके है, बी सी के, और दूसरा कोण सी हमें दिया है कि 90 डिग्री है। ये समद्विबाहु है, समद्विबाहु है, तो इसका मतलब दो भुजाएं आपस में इसकी क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, तो अभी हमें सिद्ध करना, अब लिखेंगे यहाँ पर सिद्ध करना है। क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है। तो क्या चीज़ सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि ए बी का स्क्वायर बराबर क्या होगा, 2ac के स्क्वायर की। तो देखिए अब हमें कुछ नहीं है इसमें, सिंपल एक चीज़ हम लगाएंगे और आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। तो क्या लगाएंगे कि त्रिभुज ए बी सी में या ए सी बी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो जैसे हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो हमारी पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, देखो कर्ण का वर्ग यानी कि ए बी का वर्ग, भाई 90 डिग्री के सामने की, 90 के कोण के सामने की, समकोण के सामने की जो भुजा वो कर्ण होती है। तो ए बी का स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए सी का स्क्वायर प्लस आपका बी सी का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी, अब बी सी की जगह क्या आएगा हमारा, भाई ए सी लिख सकते हैं, तो ए सी का स्क्वायर। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा 2ac का स्क्वायर।
तो ये किसके बराबर हो जाएगा भाई, ए बी का स्क्वायर इजकल टू 2ac का स्क्वायर। यही सिद्ध करना था हमें, इसमें लिख सकते हैं हैंस प्रूव दैट, हैंस प्रूव दैट। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन का ये पार्ट भी हमने कवर कर लिया है। अभी हम इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं और इसके बाद हम जो नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है और आपका यानी कि जो रेस्पॉन्स है उसी हिसाब से थोड़ा कम होने लगता है। तो नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो फटाफट इसको क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसका लास्ट पार्ट। तो यहाँ पर क्या दिया हमें, देखिए यहाँ पर एक बेलन के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर दिया है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले ये हम एक छोटा सा बेलन बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या दिया है, सबसे पहले इसके आधार की त्रिज्या दी है। क्या दी हमें, आधार की त्रिज्या, यानी कि आर का मान हमें दिया है कितना, आर का मान हमें दिया है यहाँ पर 4 सेंटीमीटर दिया है। और इसकी ऊंचाई, ये वाली ऊंचाई, इस हाइट का मान दिया है कितना, ये दिया है आपको 14 सेंटीमीटर दिया है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो आप सभी जानते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, ये होता है आपका 2πr/h, ये होता है 2πr/h। तो सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आप बहुत ही आसानी से इसमें रख सकते हैं। तो 2 इंटू पाई का मान क्या होता है 22/7 गुणा आर का मान कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, एच का मान कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। तो 7 से इसको काट दीजिए 14 को, 7 दूनी 14। तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, देखो 2 गुणे 22 गुणे 4 दूनी 8। तो यहाँ आपका हो जाएगा 22 दूनी 44 गुणे 8। तो 8 से इसको गुणा कर लीजिए, 8 चौके 32 हासिल 2, 8 चौके 32 और 3 कितना हो जाएगा 35, यानी कि 352 यहाँ पर आ जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि पृष्ठ का क्षेत्रफल है तो इकाई इसकी सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगी। तो अब इसके बाद में जो हमारा क्वेश्चन नंबर आपका है 4 है, और 4 का चलो एक पार्ट 4 कर देते हैं, क्योंकि यदि आपको ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं होगा तो एक और इसमें 4th का कुछ पार्ट कर लेते हैं। चलिए देख लेते हैं 4th का भी। तो 4th का कै पार्ट देखिए, 4th का कै पार्ट क्या दिया है। तो यहाँ पर 4th का जो कै पार्ट दिया है, इसमें हमें क्या दिया है, इसमें हमारे से पूछा गया है कि अगेन हमें 2 संख्याएँ दिए हैं, हमें क्या दिया है 2 संख्याएँ दी गई है, उसका हमारे से पूछा गया है कि इसमें मैसे का मान दिया है, लैसे का मान पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन को बहुत ही स्पष्ट रूप से आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि दिया गया है मैसे, यानी कि 2 संख्याओं का मैसे। देखिए इसमें पैटर्न देखिए किस तरह से दिया गया है। ये दिया है इसका, इन दोनों संख्याओं का मैसे 9 है, तो लैसे इन दोनों संख्याओं का ज्ञात करना है। तो देखिए इसके लिए सिंपल हम जानते हैं कि क्या होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यानी कि दोनों संख्याओं की गुणा कर दे, तो ये बराबर किसका होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है। ये हमारा फॉर्मूला है। तो यहाँ से हमें किसका मान निकालना है, एलसीएम का मान निकालना है। तो एलसीएम बराबर क्या होगा कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या और अपोन हो जाएगा आपका एचसीएफ। बस सबका सिंपली इसमें वैल्यू में पुटअप कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए पहली संख्या हमें क्या दिया है, यहाँ पर क्वेश्चन में देखो पहली संख्या क्या दिया है, यहाँ दिया है 306 इंटू 657 और अपोन यहाँ पर इसका मान दिया है 9, इसका मान दिया है 9 एचसीएफ का मान। तो अब इसको 9 से कट कर लीजिए, 9 से जैसे कट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 9 3 जा 27 बचे 3, 9 4 जा 36, यानी कि आपका 34 इंटू 657। अब देखिए ये आपको गुना करनी है, ये गुना तो आप कर ही सकते हैं। तो यदि गुना कर सकते हैं तो इसका मैं आंसर डायरेक्ट लिख देता हूँ, 22338 इसका आंसर आ जाएगा एलसीएम का मान। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को भी मैं फटाफट कर देता हूँ सो दैट वीडियो काफ़ी लंबा ना हो। आप वीडियो को शेयर करते रहिए, क्योंकि ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा स्टूडेंट देखेंगे तो बाकी स्टूडेंट्स को भी इसका लाभ मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर क्या दिया है। ये क्वेश्चन दिया है कि sin 3a इजकल टू कोस a माइनस 26, जहाँ 3a एक न्यून कोण है तो a का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए इसको हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 का
ये खा पार्ट है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि साइन 3a का मान हमें दिया है, साइन 3a का मान दिया है कोस a माइनस 26, कोस a माइनस 26 दिया है, जहाँ 3a क्या है, एक न्यून कोण है। तो a का मान हमें ज्ञात करना। देखो इसमें सिंपल है तरीका, कुछ भी नहीं है कि ये जो साइन 3a है इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि कोस 90 माइनस 3a लिख सकता हूँ, क्योंकि कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो इसको मैंने इसलिए लिखा, यहाँ पर कोस है तो कोस की टर्म को ऐसे ही रख दिया। अभी क्या करेंगे, दोनों तरफ से कोस छोड़ दीजिए। तो 90 माइनस 3a इजगल टू क्या हो जाएगा, a माइनस 26। तो यहाँ पर 26 को इधर लेके आइए, तो 90 प्लस 26 इजगल टू क्या होगा, 3a इधर जाएगा तो a प्लस 3a हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4a। तो ये होगा आपका 6, और यहाँ से आपका आ जाएगा कितना, 11 हो जाएगा। तो यहाँ से a इजगल टू क्या होगा, 116/4, 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8 होते हैं, और बचेंगे कितने, 3, तो 4 नम 36। तो a का मान क्या आएगा, 29 डिग्री। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एकदम आप कर पाएंगे। सभी क्वेश्चन एकदम आसान आसान दिए हैं इस पेपर में, और उम्मीद करते हैं कि इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके आने वाली परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, बाकी पार्ट में आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो इसलिए आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। यहाँ पर देखिए क्या है कि 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंच जाती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात करनी है कि कितनी दूरी होगी निचले सिरे से। तो देखिए सीधी सी बात है, ये हमारी कोई दीवार है, भाई दीवार तो सीधी होती है, ये हमारी कोई दीवार है ऊंची, और यहाँ कोई हमारी सीढ़ी लगी हुई है, और यहाँ कोई खिड़की है, खिड़की तक पहुँच जाती है। तो सीढ़ी की हमें लंबाई दी है कितनी, 10 मीटर। ये कितनी लंबाई दी है, 10 मीटर दी है। और दीवार की यानी कि खिड़की की ऊंचाई ये यहाँ तक जो दिया है वो दिया है आपकी 8 मीटर दिया है। लेकिन हमें क्या बताना है कि सीढ़ी के आधार से और दीवार के आधार से ये जो दूरी है ना, इसका मान ज्ञात करना है। तो मैं मान लेता हूँ ये ABC है, और ये दूरी मैं मान लेता हूँ क्या है आपकी x है। तो माना ये आधार की जो दूरी हमारी क्या है, x है। तो देखिए यहाँ पर आप यदि ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है, और इस समकोण त्रिभुज में ये हमारा कर्ण का काम करेगा, ये हमारा लंब का काम करेगा, ये हमारा आधार का काम करेगा। तो क्यों ना हम ABC त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा दें। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय हमें क्या बोलती है, हमें बताती है कि कर्ण का वर्ग यानी कि AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग और प्लस क्या होता है BC का वर्ग। तो हमें किसका मान निकालना, BC का। तो यहाँ से BC का वर्ग बराबर क्या होगा, BC का वर्ग बराबर क्या होगा, AC का वर्ग माइनस AB का वर्ग। अब सीधी सीधी इनकी वैल्यू पुटअप कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर AC का मान क्या है, AC का मान 10, तो 10 का स्क्वायर, माइनस AB का मान क्या है यहाँ पर 8, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ मैं इसी में भी यहीं पर साइड में कर लेता हूँ, यहीं पर साइड में कर लेता हूँ। तो यहाँ पर BC का स्क्वायर बराबर क्या होगा, देखिए 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, माइनस 8 का स्क्वायर 64, यानी कि आपका आ जाएगा 36, यानी कि BC इजगल टू क्या होगा √36। तो √36 का क्या आएगा 6। तो ये किस में दिया है, मीटर में, तो आपका आ जाएगा मीटर में। तो यानी कि ये जो आधार से जो दूरी है वो आपकी कितनी आएगी, 6 मीटर आएगी। अब इसके बाद में इसका एक पार्ट है वो रचना वाला पार्ट है, तो उसके लिए मेरे को प्रकार वगैरह की सहायता लेनी पड़ेगी। तो उसको क्या करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे, और इसी तरह से हर एक पेपर को सोल्व करते हुए चले जाएंगे। लेकिन यदि आपका रेस्पॉन्स पॉजिटिव रहता है, आप लोग यदि पॉजिटिव रेस्पॉन्स से वीडियो देखते हैं, वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुँचाते हैं, ज़्यादा स्टूडेंट्स को जोड़ते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो आपको वीडियो जल्दी से जल्दी मिलेगा। तो आपसे ये गुजारिश है कि इस चैनल को आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपकी 10th क्लास से रिलेटेड, 11th क्लास से रिलेटेड, 12th क्लास से रिलेटेड साइंस और मैथ्स की वीडियो अवेलेबल रहती है। तो आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, बोर्ड की तैयारी को अच्छी बना सकते हैं, और अपने नंबर को अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, और इसी शुभकामना के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी से जल्दी आपको इसका वीडियो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है।
चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सेशन।